नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा। पीएम मोदी ने आज देश को समर्पित किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विधि विधान के साथ किया लोकार्पण। काशी कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सपा ने रखी थी नींव, जरूरत पड़ी तो देंगे सबूत। योगी ने खोली अखिलेश के दावों की पोल। राहुल गांधी के बयान से सियासत में बवाल। 8 मिनट तक हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी के बयान से सियासी पारा चढ़ा। ममता बनर्जी को शरद पवार ने दिया करारा झटका। नवाब के बयान से ममता को लगी चोट। पीएम की रेस में ममता को टक्कर देंगे शरद पवार। संसद हमले की 20वीं बरसी आज। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि। सबसे पहले बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। आज काशी में आस्था के आकाश के नीचे धर्म का संसद लगा। जिस दिन का इंतजार करोड़ों लोग कर रहे थे, आज वो दिन आ गया और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। ललिता घाट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर पहुंचे और जलाभिषेक किया। 55 कैमरे, 7 सैटेलाइट अपलिंक वैन और ड्रोन के जरिए पूरी दुनिया ने मोदी का धार्मिक संबोधन देखा, जहां पर लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। पीएम ने इस दौरान भोजपुरी में भी भाषण दिया। काशी विश्वनाथ धाम का पूरा कॉरिडोर फूलों की खुशबू से महक रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर में करीब 1 लाख गेंदे के फूल लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब, आज का दिन वाकई पीएम मोदी ने यादगार बना दिया और पूरे देश को जो संदेश दिया है वो वाकई सुनने वाला था। देखिए, आज जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और सबसे पहले दुनिया भर के समस्त करोड़ों हिंदुओं को बधाई कि एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र अब वर्ल्ड मैप पे नजर आएगा। जिस हिसाब से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया, तैयार किया गया, जिस स्पीड से काम किया गया, जबकि कोरोना की वजह से कुछ डिले भी हुआ, लेकिन आज जो तस्वीरें वहाँ से आई और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस हिसाब से वहाँ पे पूरी दुनिया को इस कॉरिडोर को प्रस्तुत किया गया। पहली बार दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया तो वो दिखता कैसा है। जिस तरह की भव्यता और जैसा इंतज़ाम वहाँ पे है कि अब आप जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ललिता घाट पे स्नान करके वहाँ से सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ये हर हिंदू अब कर सकता है। पहले जब कोई बाबा विश्वनाथ के पास जाता था तो उसे गलियों से गुजरना पड़ता था, मस्जिद को क्रॉस करके तब मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता नज़र आता था। तो ये सारी चीज़ें अब इतिहास की हो गई। आज जो हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी को और योगी सरकार को इसके लिए आने वाले कई सारे सदियों तक प्रधानमंत्री मोदी को याद किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया, जिसे देखकर हर हिंदुओं को गर्व हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आज का एक हाईलाइट है और इतिहास में दर्ज करने वाला दिन है। जी डॉक्टर साहब, अब बात काशी कॉरिडोर का क्रेडिट पाने की लगी होड़ की कर लेते हैं। काशी में आज अद्भुत माहौल है क्योंकि काशी को पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गिफ्ट दिया है, जिससे देश के कोने कोने में लोग बेहद उत्साहित हैं। लेकिन सपा के अखिलेश यादव इससे खुश नहीं हैं और लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर झूठ परोस रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश यादव के झूठ को बेनकाब कर दिया, जिससे अखिलेश यादव की जमकर किरकिरी हो रही है। पहले आपको अखिलेश यादव का झूठ बताते हैं। अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले दावा किया कि ये परियोजना उनकी सरकार में मंजूर हुई थी। उसके पास इसे साबित करने के लिए दस्तावेज हैं, लेकिन योगी सरकार ने अखिलेश के झूठ की पोल खोलते हुए चंद मिनटों में उन्हें आईना दिखा दिया, जिससे अखिलेश यादव बुरी तरह बौखला उठे हैं। डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव क्रेडिट ले रहे थे, पर योगी जी ने झूठ बेनकाब कर दिया। देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये क्यों हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतना बड़ा कार्यक्रम दोनों तरफ से। तो दिल्ली में बैठे लोग उस पर एक दो दिन के अंदर में आर्टिकल लिखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा चुनाव के ऊपर, पूर्वांचल में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट क्या होगा वो अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बता दिया कि बहुत भयंकर इम्पैक्ट होने वाला है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे को आप हाईलाइट करते हैं, तो ये जो पार्टियां हैं जो जाति आधारित राजनीति करती हैं, समाजवादी पार्टी हो जाए या कोई भी, बहुत सारी जाति से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों का खेल खराब हो जाता है। तो उनको दर्द हुआ, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भाई हमने करवाया, हम भी क्रेडिट लेंगे। पहली बात ये, क्रेडिट लेना बाद में। अखिलेश यादव अपनी एक तस्वीर दिखा दे कि जिसमें वो भोलेनाथ के प्रांगण में वो वहाँ पे पंडितों से बातचीत कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, और कोई एक क्लिप दिखा दे जिसमें ये घोषणा हुई हो कि वो इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी परिकल्पना, इसका प्लान, इसका एग्जीक्यूशन, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय से हो रहा था। मार्च 2019 में इसका पत्थर रखा गया। मार्च 2019 में सरकार थी क्या अखिलेश यादव की? नहीं। तो कैसे वो क्लेम कर रहे हैं? क्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो क्लेम कर रहे हैं कि अभी जैसे आजकल ये क्लेम कर रहे हैं, ये सब नकली हिंदू है ना ये लोग। अचानक से इन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई समाजवादी पार्टी और उसके लोग टेलीविजन पे आजकल देखिए बोलेंगे हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने अयोध्या के अंदर। दिक्कत क्या है कि जिन लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर हॉस्पिटल खुलवाने, तो धर्मशाला खुलवाने, तो स्कूल खुलवाने, दलितों के लिए हॉस्टल खुलवाने की मांग कर रहे थे, और जो तमाम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को टिकट दे रहे थे, वो अचानक से राम भक्त हो गए। अचानक से ही राम भक्त हो गए। अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और नहीं तो जालीदार टोपी पहन के रोजा अफ्तार करते हुए नजर आते थे। तो देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई है। ये सब आउटडेटेड हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, नहीं करना है। आपने क्लेम किया, चलिए भाई ठीक है, लेकिन इसमें एक क्लू है। क्लू यही है कि जिस डिस्पेरेशन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि भाई हमने अपने में शुरुआत की थी, वक्त आएगा तो हम कागज़ दिखाएंगे, लेकिन ये जो कॉरिडोर अभी इनॉग्रेशन किया जा रहा है वो उन सवालों को छुपाने के लिए किया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी उठा रही है, नौकरी, बेरोजगारी, ये वो तमाम तरह की चीज़ें बोल रहे हैं वो। तो दर्द किस चीज़ का है? दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व का परचम लहरा रही है, और ये जिन्ना प्रेमी को दिक्कत ये हो रहा है कि पाकिस्तान का जो आका है जिन्ना, उसको तारीफ करने वाले की वजह से इसकी किरकिरी हो रही है। तो दोनों काम तो होगा नहीं। आदत तो तुम जिन्ना और औरंगजेब को गुण गाओ। ये समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स को बयान कीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। औरंगजेब को महापुरुष बताते हैं, तो उसी महापुरुष की करतूत की वजह से एक काशी विश्वनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था, जिसका पुनर्निर्माण आज प्रधानमंत्री मोदी उसका करवा रहे हैं। तो ये दो नैरेटिव की कहानी है। एक तरफ
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ भारत की आन बान शान का मसला है और दूसरी तरफ गुलामी मानसिकता है जिसे अखिलेश यादव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात राहुल गांधी के बेतुके बयान पर कर लेते हैं। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और फिर से हिंदुओं का राज लाना है। राहुल गांधी ने जयपुर रैली में ये बात कही तो एक बार फिर से हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा चर्चा में आ गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल के भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक ये कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी या कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है, और अगर हाँ तो क्या वो बीजेपी से लोहा ले पाएगी। दूसरी बात ये कि जीतने के लिए अपना खेमा मजबूत होना चाहिए, पर राहुल गांधी अपनी यूपीए में ही अलग थलग पड़ चुके हैं। साथ ही बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कई सवाल किए हैं। डॉक्टर साहब, सियासत करने का खेल बीजेपी और आरएसएस की पिच पर खेल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी कुछ खेल वेल नहीं जानते हैं, ये बेवकूफ आदमी है। रैली करवाया था इसने, महंगाई बचाओ महंगाई रोको, उस तरह का जो वामपंथी नारेबाजी होती है। कहीं और तो व्यवस्था होगी नहीं, भीड़ आएगी नहीं, तो राजस्थान में सरकारी मिशनरी के द्वारा आपने एक रैली कर दी, भीड़ जुटा ली। माने अपने ही राज्य में महंगाई के खिलाफ तुम रैली बुलाते हो, तो पहली मूर्खता तो ये। अच्छा चलो भाई, बाकी जगह तुम्हारे नाम पे कोई आएगा नहीं, सोनिया गांधी भी आ गई, मम्मी को बुला भी लिए स्टेज पे, भाषण नहीं दिलवाए। बोले अक्लमंदों की तो कब, मुझे तो समझ भी नहीं आता कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ, दिमाग में लकवा मार दिया है, क्या हुआ है। अब वहां पे बात महंगाई की करनी चाहिए, ये हिंदुत्व पे आ गए। पता नहीं क्या खाया पिया था, दिमाग सेंटर में था या नहीं था, लेकिन ये बेवकूफ़ी कर गए। वो क्यों कर गए? अब जैसे ये बयान आया, ओवैसी ने पूछा और ये बोल रहा है कि भाई मैं हिंदू हूं, हिंदुओं की सरकार बनाएंगे, अभी हिंदुत्ववादियों की सरकार है। तो ओवैसी का सवाल जायज़ है कि जो टोपी लगा करके रोजेदार करते थे, ये सोनिया गांधी रोजा पार्टी करती थी, वो किस लिए कर रहे थे? भाई ये जो अहमद पटेल के जरिए तमाम मौलवी मौलानाओं को जो लिफाफा भेजा जाता था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी का पत्र जाता था सारे मौलवी मौलानाओं को, क्यों करते थे तमाशा? तो उन्होंने पूछा, ओवैसी ने पूछा कि भाई पहले ये बता दो कि तुम सेकुलर हो या नहीं हो। यहाँ तो हिंदू ही नहीं तो मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे 20%, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बहुत सारे लोग तो हिंदू नाम लेकर के क्रिश्चियन बने हुए हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उसकी सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी? अब ये तो ओवैसी यूपीए के बाहर, यूपीए के अंदर एक पार्टी है एनसीपी, घोटालेबाजी में फंसी हुई है चारों तरफ से। तो उनके राज्यसभा के एक मेंबर हैं और प्रवक्ता हैं माजिद मीनन साहब। ये सब मुस्लिम वोट के ठेकेदार सब हैं, हिंदू वोट सुनते ही इनको मिर्ची लग जाती है। उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं रही, राहुल गांधी सेकुलर लीडर नहीं रहे। अभी 2 दिन के बाद ये माफी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी जब इंटरनल मीटिंग करती है तो राहुल गांधी उसमें कहते हैं कि हां, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। इसके जो कठपुतली प्रधानमंत्री जो उन्होंने स्थापित कर दिया था मनमोहन सिंह को, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के नाम पे कलंक था, वो चुनाव से पहले 2009 के चुनाव से पहले यह घोषणा कर देता है कि हिंदुस्तान के नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो भाई ये बताओ, ये कब से तुम हिंदुत्ववादी और किस तरह से, क्या माने कोई क्या, ये तो इसलिए मैं कहा ना ये बेवकूफ़ी है। अभी चुनाव होने वाले हैं, कहाँ गोवा में थोड़ी बहुत चांसेस वहाँ पर दिख रही है कांग्रेस पार्टी के वापसी की, क्योंकि बहुत सारे रीजनल पार्टी से वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा है। दूसरी जगह चुनाव हो रहा है पंजाब में, वहाँ सिख ज़्यादा हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन यूपी में हो रहा है, जहाँ इसने अपनी सिस्टर प्रियंका वाड्रा के पूरे पॉलिटिकल करियर को दांव पे लगा दिया है। भाई इनोवा के इतना पार्टी आ जाए, 6-7 जीत जाए, तो प्रियंका वाड्रा तो गई,
लोग ये कहेंगे कि भाई राहुल गांधी से भी खत्म है ये। जी। तो दाव वहां पे लगा हुआ है और हिंदुओं को आप गाली दे रहे हो। और ये बकवास हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, ये जेएनयू में जाकर सेमिनार में दो, जहाँ से प्रोफेसर से रात में बैठ करके जो ट्रेनिंग लेते हो राहुल गांधी, वो उन्हीं उधर ही सेमिनार की बातें हैं। पब्लिक को ये बातें समझाने की कोशिश करोगे तो ये पूछेंगे कि भाई ये बता दो कि जो बम फोड़ते हैं इस्लामिस्ट वो क्या है। जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो यही राहुल गांधी इसके चट्टे बट्टे कहते हैं कि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ बैठ के माइक्रोस्कोप लगा करके आप बता रहे हो कि भाई हिंदुत्व और हिंदू में क्या फ़र्क है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ज़्यादा अकल नहीं आ गया कांग्रेस पार्टी में किसी वकील को जो आपको इस तरह का ज्ञान दे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के ऊपर क्लियर कट अपनी राय दे रखी है, इसलिए ये ऐसे ही है। राहुल गांधी न घर का रहेगा न घाट का रहेगा, कांग्रेस पार्टी को ये डुबा के रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ममता बनर्जी को लगे एक और झटके की। 2024 में खुद पीएम बनने का सपना देख रही ममता बनर्जी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले तो शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पल्ला झाड़ा और अब नवाब मलिक ने ऐसा बयान दिया कि ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई हैं। नवाब मलिक ने 2024 में मोदी के खिलाफ शरद पवार को विकल्प बताया है और कह डाला कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर सरकार चलाई है, केंद्र में भी ये विकल्प बन सकते हैं। सभी दलों को साथ लाने का काम शरद पवार जैसे नेता ही कर सकते हैं। तो अब तक पीएम मोदी के सामने खड़े होने की चुनौती देने वाली ममता बनर्जी को अब शरद पवार से भी टक्कर लेनी होगी। डॉक्टर साहब, शरद पवार ने तो ममता बनर्जी को पूरी तरीके से चीट कर दिया, धोखा दे दिया है। अब ममता बनर्जी शरद पवार के साथ साथ मोदी के साथ भी लड़ेंगी। देखिए, जिस दिन हम लोगों ने पंचनामा किया था, जब ममता बनर्जी और शरद पवार हाथ उठा करके, उस दिन मैंने कहा था कि उनको मालूम नहीं कि किसके बगल वो फोटो खिंचवा रही हैं। शरद पवार की राजनीति यही है कि 5 मिनट में अपनी पोजीशन में यू टर्न ले लेना। आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस स्पीड से ये पलटी मारने में उस्ताद हैं। बहुत बड़े उस्ताद हैं ये पलटी मारने में। ममता बनर्जी को दरअसल बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ममता बनर्जी वो पैसे देकर के फंस गई है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर सपना दिखा दे रहा है, वो सोती हैं तो रात में बस वो, जैसे आज कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो वो सपना ही किया आज रात में कि वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो किसी धाम का जो है इसी तरह से इनॉग्रेशन कर रही हैं। ये राजनीति, सत्ता, पावर आदमी के दिमागी हालात को पागल बना देता है कभी कभी। अब ये उन लोगों के ऊपर विश्वास कर रही है। देखिए, सोनिया गांधी के पास चली गई थी मिलने के लिए और बाहर निकल के बहुत बढ़िया पॉजिटिव टॉक, ये सारे दलाल पत्रकारों का जत्था हेडलाइन छाप रहा था कि बहुत पॉजिटिव टॉक हुआ है। 3 महीने के बाद पॉजिटिव निगेटिव में बदल गया। सारे कांग्रेसी गालियां दे रहे हैं। उसके बाद चली गई वहां महाराष्ट्र में शिवसेना से भी मिलनी, बहुत बढ़िया। शरद पवार से उसके सामने बोली यूपी तो खत्म, अब मैं बन गई नेता। भाई, घाघ लोग बैठे हुए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात पूरे पॉलिटिकल सर्कल को मालूम है कि ममता बनर्जी बंगाल के बाहर एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकती। उसकी राजनीति बिना जिहादी एलिमेंट्स, बिना रोहिंग्या, बिना बांग्लादेशी, बिना सड़ा गला तंत्र, सिंडिकेट और एक करप्ट, भ्रष्ट, मूक दर्शक पुलिस और अधिकारियों का जत्था जहां इनके साथ नहीं होगा, ममता बनर्जी की राजनीति आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इसीलिए शरद पवार ने खेल कर दिया। वो खेल इसलिए कर दिया कि उनको मालूम है कि ममता बनर्जी के साथ अगर वो ज़्यादा नज़र आएंगे तो दिल्ली की बाकी पार्टियां कांग्रेस पार्टी की वजह से उनको अकेला छोड़ देगी। शरद पवार इस चीज़ को जानते हैं कि उनकी गर्दन फंसी हुई है। मोदी सरकार पूरी तरीके से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रखी है और इसलिए ममता बनर्जी से बेहतर ऑप्शन समर्थन का ये बाकी की जो नॉर्थ इंडियन पार्टीज़ हैं जो कांग्रेस के कहने पे ममता बनर्जी से दूरियां बना रहे हैं। इसीलिए
ममता बनर्जी को इन्होंने डंप कर दिया। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात उस दिन की जिसने खौफ का मंजर दिखा दिया था। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही का दिन था जब आतंकवादी लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद परिसर में घुस आए थे। 20 साल पहले आज के दिन ही 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए 5 आतंकियों ने दिल्ली में संसद भवन को गोलियों से छलनी करने की कोशिश की थी। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों में शहीद होकर देश की रक्षा की थी। आजादी के बाद यह पहला अवसर था जब संसद परिसर में आतंकवादी घुस आए और उस आतंकवादी हमले का खौफ आज भी देश की जनता के जहन में ताजा है। 30 मिनट की कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ साथ कई नेताओं ने शहीदों को याद किया है। डॉक्टर साहब, एक खौफनाक मंजर जो आज से 20 साल पहले देखा गया था, उसकी यादें आज फिर से ताजा हो गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस घटना के 20 साल हो गए। जो 5 आतंकी जो अंदर गोलियां चला रहे थे वो उनको तो खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इस घटना से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए उन तमाम सेकुलर पार्टियों से जिन्होंने इस संसद पे हुए हमले के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पे दुख जताया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा जेएनयू में 2016-17 के बीच एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो जो नारेबाजी हुई थी उसका रिश्ता इस संसद पे हुए हमले से है, क्योंकि वहां जो दूसरा नारा लग रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ये अफजल गुरु ये इसी हमले का मास्टरमाइंड था। और यही कन्हैया, यही तमाम लोग उस तरह के कार्यक्रम को, जब ये जेएनयू का प्रेसिडेंट हुआ करता था, इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की नारेबाजी जेएनयू के परिसर में होती थी और ये लोग मूक दर्शक बनकर इस तरह के एलिमेंट्स को प्रोत्साहित करते थे। और जब ये चीजें हुई, राहुल गांधी हिंदुओं को गालियां देना पसंद करते हैं, लेकिन अफजल गुरु की किलिंग, आप ये समझिए कि तेरे कातिल जिंदा है का मतलब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दिया था। आप सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हो कि भाई वो कातिल है, और जब उसके ऊपर बवाल मचा, यही राहुल गांधी, यही केजरीवाल, यही ममता बनर्जी के लोग, सारे वामपंथी, सीताराम येचुरी, डी राजा, स्वरा भास्कर, और इसी दौरान इसी तरह के कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, ये सब दलाल किस्म के लोग इन लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए जेएनयू। ये वही जत्था है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये जुडिशियल किलिंग बताते हैं इसको। राहुल गांधी चले जाते हैं, पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, वामपंथी करें, बात समझ में आता है। तो ये घटना जो है वो इस बात को बताता है कि देश के दुश्मन पाकिस्तान, चाइना देश के बाहर नहीं है, कई सारे गद्दार देश के अंदर छिपे हुए हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं, और इन सांपों को कुचलना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि अफजल गुरु हो या बहुत सारे, आजकल देख ही रहे किस तरह का माहौल बनता चला जा रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर जो है इस तरह की घटनाओं से सीखने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। उसके लिए इंटरनल इंटेलिजेंस मजबूत करके गद्दारों को न सिर्फ अंकित करना, उसको पहचानना, बल्कि उनको कानून के जरिए पनिश करने की भी जिम्मेदारी सरकारों को लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
है।